हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कृष्णा जेएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज में चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास। ठीक, स्टेटमेंट पहला है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, तो उनके पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? निर्णित कर दिया गया था प्रारूप समिति द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? कब गया था? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहीं पर चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? देखिए 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिसे लागू कर दिया गया, 15 आर्टिकल। तो उसमें नागरिकता संबंधी उपबंध, निर्वाचन और अंतरिम संसद संबंधी उपबंध क्या हो गया, उसको प्रभावी कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार पटेल। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुबद्ध किया, तो कौन सा अधिनियम था? 1853 का चार्टर अधिनियम। 1854 में बनता है कौन? मैकाले समिति। 1855 से लंदन में प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित होने लगती है। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, तो रॉलेट अधिनियम 1919। इसी को गांधी जी ने कहा था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाने लगा। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है फ्री राजनीति कहा जा सकता है, ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। प्रांतीय सरकारों का गठन ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, यानी प्रांतीय स्वायत्ता प्राप्त हो गई थी और केंद्र में द्वैध शासन आ गया था। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेहरू। ठीक है, अगला चैप्टर है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान की अनुसूची एवं नागरिकता की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, देखिए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? देखिए एक होता है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। इस चीज को भी आपको याद रखना है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? जापान से। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में सत्य कथन क्या है कि एक अर्ध संघीय राज्य है और देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम क्या है? हालांकि संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। आगे देख लेते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को क्या बनाता है? एक संघ बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 में कहा भी क्या है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ और ऐसा संघ जिससे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारत संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कहां से लिया था? कनाडा से। कनाडा की राजधानी है ओटावा। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल क्या है? रक्षा। रक्षा सूची जो वो किसमें है? संघीय सूची में। आपको बताना चाहिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची। तो रक्षा जो क्षेत्र है वो क्या है? संघीय सूची में शामिल है।
राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था कौन सा राज्य? मणिपुर। मणिपुर आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 371 के तहत इसको विशेष प्रावधान मिला हुआ है। उसके अलावा मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल इसकी राजधानी है। ठीक, भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। कैसे? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, मतलब 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान छठी अनुसूची में भी दिए गए, लेकिन छठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। ठीक है, संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां क्या करेंगे? संविधान से प्राप्त करते हैं। संघीय शासन की एक विशेषता यह है, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 243 जी। इसके द्वारा पंचायतों के पास कितने विषय हैं? 29 विषय। उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन 1992 वाले में ही 12वीं अनुसूची में नगर निकाय को जोड़ा गया है। उसमें कितनी सूची होगी, कितने विषय होंगे? 18 विषय होंगे। जानवरों की प्रति क्रूरता क्रूरता की जो रोकथाम है, उसको भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में रखा गया है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के मुंशी ने। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। जन और परिचय पत्र किसने कहा? नानी पालकीवाला ने। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। आगे देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन, इसका जिक्र है अनुच्छेद 40 में, और समान नागरिक संहिता की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण कहा गया अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में, और कृषि एवं पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में कही गई है। ये सब सारे पार्ट इसके एनडीपीएसपी के, एनडीपीएसपी यानी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? वर्ष 1956 में। ठीक, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ था, और 14 राज्य बनाए गए थे, 6 यूटी बनाए गए थे। ठीक है, 14 प्लस 6 इस तरीके से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान किसे नहीं मिला? सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। कहां पर? प्रस्तावना में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोगों से। तो भारत में सार्वभौमिकता कैसी? लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ कैसे होता है? हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये मूल रूप से नहीं था संविधान में, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है सब जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में। भारत के संविधान की प्रस्तावना के में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित क्या नहीं किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है पहले से उसमें नहीं थे मूल रूप से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। वह संशोधन जिसमें से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो आप अभी पढ़कर क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कब वर्णित किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित किया गया था। अब पेज नंबर 78। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए क्या चाहिए? बहुमत, साधारण बहुमत चाहिए। एक अगर नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए क्या चाहिए? साधारण बहुमत ही से काम चल जाएगा। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में है। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक, भारत में एक नया राज्य बनाया सकता है संसद के साधारण बहुमत से, बता चुका हूं। वह विषय जो संवर्धित सूची में, तो संवर्धित सूची में जो विषय होंगे वो क्या होंगे? उस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। शिक्षा जो है ये क्या है? संवर्धित सूची में है। और आपको पता होना चाहिए शिक्षा पहले क्या था? ये राज्य सूची का विषय था, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको क्या कर दिया गया? संवर्धित सूची में जोड़ दिया गया। सुधार जो है ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ये बात कही गई है, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कहां से? देखिए, भारतीय
किसी भी भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। नागरिकता ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट रहा था, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, राजीव गांधी की सरकार में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान। ठीक है, ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होगा, तो विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा का जिक्र जो है ये अनुच्छेद 170 में है। ये गठन की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 170 में। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बना था 28वां राज्य। 27वां राज्य कौन सा बना था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था 27वां राज्य। और 26वां राज्य था 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, इस प्रकार से 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड। ठीक है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, ये विचार कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है। ठीक है, और जो गवर्नर वाला सिस्टम है, राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं केंद्र के एजेंट के रूप में, वो भी सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। चैप्टर 3 मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेक तत्व देख लेते हैं। तो कार्य की न्याय संगत एवं मानोचित दशाएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में कहा गया है। कार्य की न्याय संगत की और मानोचित दशाएं की बात की गई। यहाँ तक कि मातृत्व, जो माताओं को जो सरकारी लाभ वगैरह जो मिलता है, जो सहायता मिलती है, अवकाश मिलता है, उसको भी अनुच्छेद 42 में जिक्र किया गया है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी की बात की गई अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता की बात की गई अनुच्छेद 44 में। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 49 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 49 में। आगे देख लेते हैं। भारत में वर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया गया? तो विधि की शून्यता, देखिए यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि भारत विधि की शून्यता का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून, चाहे वो आजादी के पहले का हो, आजादी के समय का हो, या आजादी के बाद, यानी भविष्य में भी अब भी बनाया जाएगा, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या असंवैधानिक है, तो वो विधि क्या कर दी जाएगी? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कर दी जाएगी? शून्य कर दी जाएगी। बस यही बात है, सीधी सी बात है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। ठीक है, किस प्रकार, कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की गारंटी देती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता, ये क्या है? ये भी मूल अधिकार है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि चुप रहने की स्वतंत्रता ये किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल होता है, कौन सा अनुच्छेद है? ठीक, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 14। विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये काम है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया और विधियों के समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की हृदय में आत्मा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं था। वर्तमान में 51 का में है, अनुच्छेद 51 का में, और भाग क्या है? भाग 4 का, इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात करता है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 49 जो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात कहाँ है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 40 में क्या? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का और देखभाल की बात कही गई है, अनुच्छेद 45 में। ये सब क्या है? डीपीएसपी के पार्ट है। डीपीएसपी नहीं, भाग 4 36 से 51, 36 से 51। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल अधिकारों के कौन से वर्ग? देखिए, मूल अधिकारों का एक जो एक अस्पृश्यता का जो अंत है वो कहाँ किया गया है? समता के अधिकार का एक पार्ट है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ठीक है,
समता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक क्या समता का अधिकार की बात की, राइट, समानता का अधिकार। उसी में अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता के अंत की बात भी कही गई है। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया मोरारजी देसाई द्वारा इसे कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 क में। ठीक। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पहली बात कब का है? 1992 का है मामला ये। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? ये सरकारी नौकरियों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी मंडल आयोग के द्वारा, उसे जस्टिफाई करती है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। तो परमादेश क्या है? एक प्रकार का रेट है और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो किसी कार्य को अविलंब पूर्ण कराने के लिए न्यायालय से आप परमादेश विशेष जो रीट है उसको जारी करवा सकते हो, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो जारी करने की। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम किसे कहा जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों में से जो आपका उत्प्रेषण रीट है, उत्प्रेषण रीट, इसे आप क्या इसको इंग्लिश में करते हैं सर्ट्यूरेरी, इस रीट के माध्यम इसको रीट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। राज्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, और अनुच्छेद 226 के तहत आप आ सकते हो हाई कोर्ट जा सकते हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा किसने बताया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अर्थात जो डीपीएसपी है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, और ये कहा भी किसने था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। जबकि राजनीतिक लोकतंत्र की बात कौन करता है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा किसने था? ठाकुरदास भार्गव। प्रतिषेध रेट होता है, प्रतिषेध रेट जारी नहीं हो सकती। प्रतिषेध रेट का मतलब होता है रोक, मनाही, प्रोहिबिशन। ये रेट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती? कार्यकारी निकाय के विरुद्ध आप इसको जारी नहीं कर सकते। रेट ऑफ क्यो वारंटो मतलब कि किस अधिकार से क्यो वारंटो वाली जो रेट है उसको आप दायर कर सकते हो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं, वो भी क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। कोई व्यक्ति पीड़ित हो या नहीं भी हो तो भी क्या करता है? क्यो वारंटो वाली रेट को दायर करवा सकता है। एडीवाईसी के अनुसार भारत में विधि का शासन कैसा है? एविडाइसी जो थे राजनीतिज्ञ थे, इनके अनुसार भारत में विधि का शासन क्या है? ये संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की बात आपने पढ़ा भी था। विधि की समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये कहा है? अनुच्छेद 14 में। तो एविडाइसी भी बता रहे हैं विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता है कि सभी के लिए कानून क्या है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब ही यही होता है कि सभी के लिए कानून एक होंगे और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र होगा। विधि का शासन क्या मतलब है? विधि के शासन का मतलब होता है कि कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। भाई कानून का राज का मतलब क्यों है? कानून के राज से मतलब ये कि कानून की भावना बहुत बड़े पैमाने पर है और लोग मनमानी न करें, इसलिए क्या है? कानून का राज देश में स्थापित है। परमादेश या मैंडेमस की रेट जारी नहीं हो सकती। तो परमादेश की रेट जो है, परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई परमादेश रेट जारी नहीं की जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी परमादेश रिट या मैंडेमस रिट जारी नहीं हो सकती। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या आपके ये राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ठीक है, इसमें जिक्र इसका है, लेकिन ये राज्य की सुरक्षा के आधार पर इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, इसको नोट करना है। विधिक सूत्र यानी विधिक सूत्र किससे संबंधित है? ये दोहरे खतरे से संबंधित है। तो विधिक सूत्र यानी ऑस्ट्रीफॉइस जो ये संबंधित किससे? दोहरे खतरे से संबंधित है। अनुच्छेद 51 ए का क्लॉज के कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 ए के क्लॉज के को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या था? वही था कि जो भी अभिभावक है, जो भी गार्जियन पेरेंट्स है, माता पिता है, उनका एक कर्तव्य है कि क्या करें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करें? काम मतलब कि शिक्षा प्रदान करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित क्या है? विधि व्यवस्था से संबंधित है। ये क्या ये प्रकार से क्या? ये रेट है, ये रेट है ये। ठीक है, जिसको भी बंदी बनाया गया उसको क्या करना है? कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश करना है, बस यही बात है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट लागू हो सकती, बता चुका हूँ। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास आप जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक,
अधिकारों में भी एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ठीक। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत। भाग 4 में देखिए डीपीएसपी की बात कही गई है। ये अप्रवर्तनीय है, मतलब कि इसे आप कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। भाग 4 36 से 51 में दिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी। तो इसमें यही बात कही गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात भी यही कही गई है। और समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में है, समान कार्य के लिए समान वेतन या अनुच्छेद 39D में, इसको भी आपको याद रखना है। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। देखिए, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कौन है? 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ये ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बता चुका हूँ, और अल्पसंख्यक के अधिकार 29, 30। बाकी मैंने आपको दो बताई दिए, 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 में जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मौलिक अधिकार है ये केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इसके अलावा जो बाकी अधिकार हैं, बाकी जो मौलिक अधिकार है उसमें वो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32 ये किसको प्राप्त है? ये विदेशियों को भी यानी गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, ये क्या है? संविधान का अनुच्छेद 19 1 के खंड 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। निजी भवनों पर आप जो राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हो, आपका मौलिक अधिकार भी है। इसके तहत अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 1 के तहत एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए में इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बाद के संविधान का वो अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का भी जिक्र किया गया। ठीक है ना। अनुच्छेद 21 में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बताया गया है। बाद मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, वो क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल रूप से कितने जोड़े गए थे? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है? भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में। ठीक, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बता चुका हूँ 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, उसका नाम था मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति याद रखना। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की बात की गई। डीपीएसपी क्या है? भाग 4 में है। यह आपका अनुच्छेद 36 से 51 में है और इसी में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 बता चुका हूँ। भाग 3 12 से 35। मूलभूत अधिकार नहीं, या संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार नहीं, विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 का में से जोड़ दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत ये प्रवर्तनीय नहीं, यानी कि इसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया सकता। जबकि मौलिक अधिकार क्या है? ये प्रवर्तनीय यानी कोर्ट के द्वारा आप लागू से करवा सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन डीपीएसपी मौलिक जो नीति निषेध तत्व है, इसे कोर्ट के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते, प्रवर्तनीय नहीं है। ये अनुच्छेद 37 में बात कही गई कि प्रवर्तनीय नहीं। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य को के आदर्श वर्णित कहाँ पर है? ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श कहाँ वर्णित है?
डीपीएसपी में वर्णित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 38 बताता है कि जो डीपीएसपी होंगे वो क्या होंगे, कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की हृदय एवं आत्मा बता चुका हूँ। संविधान के हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया अम्बेडकर द्वारा, अनुच्छेद 32 को। तो भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो अनुच्छेद 24 में जो बाल श्रम है, इसमें प्रतिषेध की बात की गई है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे जो आयु के कम के बच्चे जो होंगे उनको काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, नियोजन का प्रतिषेध करता है, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार जो है, ये किसके शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल बता चुका हूँ। संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था, उसे खत्म करके क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 300 का में से जोड़ दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार मोरारजी देसाई। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। वे 21A में जुड़ गया ये मौलिक शिक्षा का अधिकार। अब आगे देख लेते हैं चैप्टर 4, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद का जिक्र करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री थे कौन जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था, तो पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और कहने का मतलब ये था कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है ये पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल के समय आया था। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपको बता दूं, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, इन्हीं के समय आर्थिक सुधारों का दौर शुरू होता है 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म्स, उदारीकरण जो है इन्हीं के समय में आया था। ठीक है, संसद का कार्य क्या है, विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79। 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में है, और 81 में लोकसभा के बारे में। संसद स र ला, स से संसद हो गया, यहाँ पर र से राज्यसभा हो गया, और ला से क्या हो गया, लोकसभा हो गया। तो 79, 80, 81 अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा। और संसद किससे मिलकर बनता है, तो संसद में 3 आपको राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति, 3 लोग इसमें जुड़ेंगे। धन विधेयक यानी उसका जिक्र कहाँ किया, इसका परिभाषा कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 110 में। हालांकि इसका जिक्र अनुच्छेद 109 में भी है, लेकिन इसकी परिभाषा कहाँ दी हुई है, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक, संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए, उसका नाम है लोक लेखा समिति, लोक सेवा समिति। तो संसद की समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए थे, तो लोक सेवा समिति। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन के बारे में देखिए, इसका जिक्र कैसे है, अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 82 में परिसीमन की बात कही गई। तो प्रत्येक राज्यसभा में जो लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण है वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, और इस परिसीमन को रोक दिया गया था कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। तो देखते हैं 26 के बाद होता है कि नहीं होता है। भारत का राष्ट्रपति, बात देखिए, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी चुनाव लड़ने की लिमिट नहीं लगाई गई, मतलब पुनर्निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो ये बात अनुच्छेद 57 में कही गई। चाहे कितनी बार भी वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। और पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में कही गई राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा में सामान्यतः कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, बीएमडब्ल्यू। लोकसभा में के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, मैंने कहा है कम से कम 2 बार बुलाए जाने चाहिए, 6 महीने में 1 बार, लेकिन सामान्यतः कितने होते हैं, 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। ठीक है, बीएमडब्ल्यू। द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, और जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये किस जनजाति की है, संथाल जनजाति की है द्रौपदी मुर्मू, पहले जनजाति राष्ट्रपति हैं।
कौन? द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ये कहाँ से आती है? ये आती है उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से आती है। संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी 1949 में। तो संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 108 में कही गई है। संयुक्त बैठक की बात होती है अनुच्छेद 108 से। संयुक्त बैठक का जिक्र कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बुलाते हैं राष्ट्रपति। बुलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये बात अनुच्छेद 118 में कही गई है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है इसे एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, जो संसद की सबसे बड़ी समिति है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और किस सदन से होते हैं? किस सदन से होते हैं? सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा। तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे मंत्रिमंडल द्वारा। उसकी मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। ये कानून समिति जो होती है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद है। उपराष्ट्रपति का सेवाकाल क्या होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है, हाल कुछ दिन पहले आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा, हटाने के लिए जो है विपक्ष एकजुट हो गया था। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। हालांकि जो उपराष्ट्रपति हैं जो है उनको हटाया नहीं जा सका, क्योंकि पहली बार तो लोकसभा में बहुमत ही नहीं है कांग्रेस के पास। इंडिया अलायंस के पास लोकसभा में बहुमत नहीं, तो कहाँ से हटा पाएगी? ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जी है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। तो उनका सेवाकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। और इस बात से कोई गुरेज नहीं है, इस बात में कोई मतलब कि डाउट नहीं है कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, वो उपराष्ट्रपति कम दलाल ज्यादा लगते हैं। एक विशिष्ट पार्टी के और पार्टी प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं वो। अभी एक जगह वो गए थे किसी सम्मेलन में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको दिक्कत किस बात से थी? उनको दिक्कत इस बात से थी कि सीबीआई जो चीफ होता है, सीबीआई चीफ की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या काम? अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? अगर सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद अधिकारियों को लगाना चाहते हो, ताकि सीबीआई जो भी चीफ बने उसमें, इनको आपत्ति इस बात से थी कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति में जो कमेटी गठित होती है, जो समिति बनती है, जो कमेटी उसको नियुक्त करती है, उसमें सीजीआई क्यों, मुख्य न्यायाधीश क्यों है? जाहिर सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा। तो वैसे भी आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 65 के अनुसार। ठीक है, सॉरी 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा, यही जो राज्यों में विधान परिषद है उसके लिए भी न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए वो भी क्या है? 30 वर्ष। ठीक। लोकसभा के लिए क्या है? 25 वर्ष। विधायक बनने के लिए क्या है? 25 वर्ष। पंचायती राज में भाग लेने के लिए क्या है? कोई प्रतिनिधि बनने के लिए क्या है? 21 वर्ष। ठीक, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में 109 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं। तो अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट, आपको पता होना चाहिए, बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। इसके बदले क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 112 में। तो अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में 109 जो है अनुदान की मांगे हैं वो संसद में पेश की जाती है। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को विनियम बनाने के प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, उसका नाम है अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति जो होगी वो क्या करेगी? कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए कुछ शक्ति उससे संबंधित उसका वो है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व
संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की सुझाव नहीं, पूरा पूर्ण बहुमत में 3/4 बहुमत चाहिए होता है, तब जाकर के हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत कितने कौन कहते हैं? 12 सदस्य। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कहते हैं। ये बात कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, और ये 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं? ये साहित्य क्षेत्र के, कला क्षेत्र के, साइंस और समाज सेवा क्षेत्र के होते हैं 12 सदस्य। तो 238 तो वैसे होते हैं, प्लस 12 लोग और ये अधिकतम 250 लोग होती है अधिकतम संख्या किसकी? राज्यसभा की। तो 238 चुने जाते हैं और 12 क्या होते हैं? ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, वर्तमान में क्या है? 233 प्लस 12 है, यानी कि वर्तमान में संख्या 245 है। ठीक है, लेकिन अधिकतम संख्या राज्यसभा कितनी होती है? 250। ये जो राज्यसभा में जो मनोनयन वाला मामला है, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है? तो आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा सीट कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र से, फिर तमिलनाडु से, फिर बिहार से। सीटें हैं तो 31, और बिहार में कितने राज्यसभा सीटें में? 2 ही याद रखना है, 16। ठीक है, राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, मैं बता चुका हूँ। मैक्सिमम 12 सदस्य उसमें से क्या होंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 238 क्या होंगे? चुन करके आएंगे। ठीक, वर्तमान में क्या है? 245 संख्या है, 233 प्लस 12। ठीक, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 238 बता चुका हूँ। वर्तमान में कितने? 233। राज्यसभा की लोकसभा की समान क्षमता जो होती है किस क्षेत्र में होती है? वो संविधान में संशोधन करने में बराबरी दोनों होते हैं। संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 368 में है, भाग 20। कहाँ से लिया गया था प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक, वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित थी ये। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 76। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया गया था। ठीक है, तो कौन सा विधेयक था? ये था 126वां संविधान संशोधन विधेयक। है ना, विधेयक लाया गया था 2019 में। ठीक, तो 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, ये बिल था 126वां, इसके द्वारा क्या कर दिया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा, ये तो मान लीजिए विधेयक है, विधेयक कौन सा है? विधेयक की संख्या 126वां, लेकिन विधेयक जो बिल पारित हो गया तो कौन सा, किस संख्या का विधेयक बना था वो? ऑप्शन देता हूँ मैं, 104वां संविधान संशोधन, 105वां, 106वां, 107वां। किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया? ठीक है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ये दे दिया हूँ, 104, 105, 106, 107। विधेयक की संख्या क्या थी? 126। विधेयक था 2019 का। 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 2019 में आया था। किस लिए? एंग्लो इंडियन विधानसभाओं में, लोकसभा और विधानसभा के लिए जो एंग्लो इंडियंस का नामांकन था उसको खत्म करने के लिए, इस प्रावधान को। ये विधेयक था और ये बिल बन गया। बिल बनने के बाद किस नंबर का बिल, सॉरी विधेयक, बिल था। बिल बनने के बाद क्या बन गया? कानून बन गया। किस नंबर का संविधान संशोधन कानून था ये? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत में राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक की वापसी, वित्तीय विधेयक को वापस तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। वित्तीय विधेयक आपको बता दूं, अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा है। 109 में भी इसका जिक्र है, लेकिन परिभाषा कहाँ? 110 में। लोकसभा सचिवालय, ये लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। मतलब कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, दोनों सदनों के सदस्य का मतलब होता है कि वो निर्वाचित हो या मनोनीत, दोनों ही कर सकते हैं। भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः, देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, ये बजट की बात करता है।
वित्त विधेयक कहाँ पर, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। ठीक, भारत के संचित निधि से भुगतान, संचित निधि का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, उसको आप कमेंट सेक्शन बताइए। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से भुगतान जो होता है ये भारतीय संसद के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों का ही जिक्र किस किस अनुच्छेद में है, उसको आप कमेंट सेक्शन बताइए। संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 79 के तहत। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, शामिल होंगे, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, शामिल होंगे। कहने का मतलब होता है जितने भी सांसद हैं वो, जितने भी चुने गए सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के वो, और जितने भी चुने गए विधायक हैं राज्यों की विधानसभाओं के वो लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ कहा गया, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का जिक्र अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई अनुच्छेद 54 में, और निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र अनुच्छेद 56 में कहा गया है, और पुनर्निर्वाचन की बाध्यता अनुच्छेद 57 में कहा गया है। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में धन विधेयक को पारित किया जाता है, कराया जाता है अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर डिसाइड करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि कोई भी विधेयक मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, और धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में, हालांकि इसका जिक्र अनुच्छेद 109 में भी है, लेकिन परिभाषा कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 110 में। ठीक, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। कैसे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है। अगर वो लोकसभा का है तो जाहिर सी बात है किसी को सांसद बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25 वर्ष, तो इसीलिए 25 वर्ष न्यूनतम हो गई इसकी आयु। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से है, जाहिर सी बात है राज्यसभा में का सदस्य बनने के लिए आयु, न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष, तो कम से कम 30 वर्ष का तो होगा ही वैसे भी, लेकिन न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, इस गैर धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के जो बिल का जो निषेधाधिकार है, यह अनुच्छेद 111 में है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसद द्वारा। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 31 + 3 यानी 34। ठीक, ये हो गया पेज नंबर 82, और इसके आगे हम लोग पेज नंबर 83 कल तक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।